प्लीज़ मैडम, एडमिशन फॉर्म दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे का साल खराब हो जाएगा। टीचर ने रजिस्टर को देखते हुए कहा, देखिए सीट फुल हो चुकी है, आप बहुत लेट हैं। बच्चे का हाथ पकड़े। उसकी माँ ने कहा, मैडम, खर्चे का इंतजाम करने में टाइम लग गया, प्लीज़ एक सीट की बात है। इतना बड़ा स्कूल है, मेरे बच्चे के लिए एक सीट की व्यवस्था तो हो ही सकती है। उसके इतना कहने के बाद भी टीचर टस से मस नहीं हुई। अंत में उसने कहा कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर लूँगी। वह महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़े दंदनाती हुई रिसेप्शनिस्ट को धक्का देकर प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई। लेकिन जैसे ही उसने प्रिंसिपल के चेहरे को देखा, उसके होश उड़ गए। उसने कहा, प्रिंसिपल कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। पीछे खड़े रिसेप्शनिस्ट उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह बार बार प्रिंसिपल को बुलाने के लिए कह रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने जोर से कहा, मैडम, यही तो प्रिंसिपल हैं। यह सुनकर वह फटी आंखों से सामने बैठी औरत को देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह ऑफिस से उल्टे पांव बाहर आ गई। प्रिंसिपल ने बाहर आकर उसे आवाज़ देकर रोका तो उसके पैर कांपने लगे। आखिर वह औरत रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर बाहर क्यों आ गई? कहानी के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे माँ, ये तो हमारे सर पर ही चढ़ी चली जा रही है। आज मैंने इसे पुलाव बनाने को कहा था तो इसने दाल चावल बनाकर रख दिया है, अपनी मर्जी चलाने लगी है। कविता की बात सुनकर उसकी माँ ने अपनी बहू राधिका से कहा, दाल चावल के सिवा इसने अपने घर में देखा ही क्या है? यह क्या जाने पुलाव बनाना नहीं आता तो दाल चावल बनाकर रख दिया। जाने किस मनहूस घड़ी में इसका रिश्ता आया था, मनहूस कहीं की। दोनों माँ बेटी राधिका पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और राधिका सुबक सुबक कर रो रही थी। राधिका की शादी को अभी 2 महीने हुए थे और उसके ससुराल वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। शारदा जी का बेटा अंश एक फैशन गारमेंट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर था। अंश के जॉब में सेटल होने के बाद उसकी माँ शारदा जी अब उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगी थी। अंश के लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन शारदा जी को एक सीधी सादी बहू की तलाश थी। वह अपने घर में ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहती थी। उन्हें तो एक घर संभालने वाली घरेलू लड़की चाहिए थी। अंश एक ऐसा लड़का था जो अपनी माँ के कहे अनुसार ही चला करता था। शारदा जी ने कई रिश्ते देखने के बाद राधिका को पसंद किया था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई था। उसने 12वीं पास की थी और हालातों के कारण वह ग्रेजुएट नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए वह नौकरी करना चाहती थी। उसने अपने पिता से कई बार कहा, पिताजी, मुझे एक छोटी सी नौकरी कर लेने दीजिए, इससे घर में भी हाथ बट जाएगा और मेरी पढ़ाई भी जारी रहेगी। उसके पिता विष्णु प्रसाद जी कहते थे कि बेटा, शादी के बाद तुम जितना चाहे पढ़ लेना, मैं बड़ी मुश्किल से घर का खर्च और तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पा रहा हूँ। इसी आमदनी में से मुझे तुम्हारी शादी के लिए भी पैसा रखना है। तुम्हारा ब्याह अच्छे से हो जाए, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। राधिका के पिताजी विष्णु प्रसाद जी ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। एक जूते की दुकान पर नौकरी किया करते थे। वह सालों से वहीं पर नौकरी कर रहे थे। इसी कारण कुछ लोग तो उन्हें ही मालिक समझ लिया करते थे, क्योंकि सारी दुकान की जिम्मेदारी उन पर ही होती थी। एक बार शारदा जी अंश के साथ उनकी दुकान पर पहुंच गईं और उन्होंने वहां खाना देने आई राधिका को देखा। विष्णु प्रसाद जी लड़कों से नया माल दुकान में रखवा रहे थे। शारदा जी ने राधिका को एक नज़र में पसंद कर लिया और उसके जाने के बाद उन्होंने विष्णु प्रसाद जी से राधिका के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि अब तो वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर तो शारदा जी का मन खुशी से नाच उठा। उन्होंने तुरंत ही राधिका का हाथ अंश के लिए मांग लिया। विष्णु प्रसाद जी को तो अंश पसंद आ ही गया था। दोनों का रोका हुआ तो राधिका ने अकेले में बात करने पर अंश से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। अंश ने खुशी से उसकी बात को मान लिया और कहा, मैं खुद भी चाहूँगा कि मेरी पत्नी पढ़ाई में पीछे ना रहे। तुम आगे बढ़ोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। राधिका इस बात से बेहद खुश थी कि उसके होने वाले पति ने उसकी इच्छा का सम्मान किया है। वह उसका साथ देना चाहता है। अब राधिका को शादी से कोई परेशानी नहीं थी। सगाई के समय शारदा जी ने
विष्णु प्रसाद जी से कहा, समधी जी, मेरा बेटा मैनेजर है, उसका सम्मान करना तो बनता है। यूं तो मुझे कुछ दहेज नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे। शारदा जी की बात सुनकर विष्णु प्रसाद जी ने उनसे कहा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कोई कमी ना रहे। आपका सम्मान हमारा सम्मान है। शारदा जी अभी तक यही समझ बैठी थी कि वह दुकान के मालिक हैं। जैसे ही सगाई का दिन आया और सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा जी इंतजाम देखकर बिफर पड़े। उनकी बेटी कविता, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसने कहा, माँ, इन्होंने तो हमारे रिश्तेदारों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। देखिए तो, कॉफी भी सर्व नहीं हो रही है। स्वागत में स्नैक्स के इंतजाम की बात हुई थी, जिसकी कोई तैयारी या नजर ही नहीं आ रही है। शारदा जी पहले गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने विष्णु प्रसाद जी से कहा, यह कैसा इंतजाम है, स्वागत ही ठीक से नहीं है, तो अब सगाई क्या करेंगे। विष्णु प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, समधन जी, आप शांत हो जाइए। जो कॉफ़ी की मशीन आई थी वह खराब थी और अभी दूसरी मंगवाई है। स्नैक्स भी बनाकर बस सर्व होने वाले हैं। शारदा जी ने मुंह बनाकर कहा, विष्णु प्रसाद जी, जैसे भी हो यह सब कीजिए, पर अगली बार मुझे कहने का मौका ना मिले। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन मैं आपकी 12वीं क्लास पढ़ी हुई बेटी को पसंद कर लिया। इसका मतलब यह नहीं कि समझना हमारी इज्जत नहीं है। विष्णु प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े थे और उनकी पत्नी उन्हें दूर से देख रही थी। सगाई के शगुन देने के समय शारदा जी की नजर दिए जाने वाले शगुन पर थे। जैसे ही विष्णु प्रसाद जी ने शगुन का लिफाफा तिलक करके अंश के हाथ में दिया तो शारदा जी ने मेहमानों के बीच उनसे पूछ लिया, इसमें आपने कितना शगुन रखा है। इतने सारे लोगों के बीच ऐसा पूछे जाने से विष्णु प्रसाद जी बहुत अपमान महसूस कर रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, शारदा जी, नाराज मत होइए, हमने बेटे के सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। शारदा जी यह बात सुनकर चुप रह गईं, लेकिन तभी उनकी बेटी कविता ने उनके कान में कहा, मम्मी, जरूर इन्होंने लिफाफे में कम पैसे रखे हैं, तभी तो लिफाफे में छुपा कर दे रहे हैं, और वैसे भी लिफाफे में ज़्यादा पैसे तो आ ही नहीं सकते। यह सुनकर शारदा जी का माथा ठनका। उन्होंने तिलक के बाद जैसे ही खाना शुरू हुआ तुरंत जाकर लिफाफे को खोल कर देख लिया, जिसमें 10,000 थे। शारदा जी 10,000 रुपये देखकर तमतमा गईं और विष्णु प्रसाद जी के पास जाकर बोली, जरा इधर तो आइए। एक तरफ बुलाकर उन्होंने विष्णु प्रसाद जी से कहा, इसे आप सम्मान कहते हैं? इतना तो मेरा बेटा एक शॉपिंग में खर्च कर देता है। इतनी बड़ी दुकान के मालिक होकर आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। विष्णु प्रसाद जी का चेहरा उनकी बात सुनकर सफ़ेद पड़ गया। उन्हें अब समझ में आया था कि शारदा जी उनके दुकान के मालिक होने के भ्रम में थी, लेकिन नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्होंने शारदा जी को सच नहीं बताया और कहा, आप क्या चाहती हैं वह बताइए, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। शारदा जी ने उनसे 40,000 की डिमांड की और कहा कि 50,000 का तिलक तो कम से कम होना ही चाहिए। यह सुनकर विष्णु प्रसाद जी की आंखें फटी रह गई। यह सुनकर जैसे उनके कलेजे में दर्द ही होने लगा। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, शारदा जी, अभी यह सगाई होने दीजिए, मैं आपको यह 40,000 कल आपके घर पहुंचा दूंगा। शारदा जी से ऐसा वादा करके उन्होंने उनको शांत किया, लेकिन आप चिंता यह थी कि कहीं यह झूठ शारदा जी को पता न चल जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा भ्रम कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वह दुकान के मालिक हैं। और शारदा जी ने कभी किसी से पता क्यों नहीं किया, क्यों आंखें देखे पर भरोसा कर लिया। काश उस दिन दुकान में मालिक होते हैं, कम से कम यह भ्रम पैदा नहीं होता। शारदा जी इस बात से खुश हो गई थी कि अगले दिन उन्हें 40,000 मिलने वाले हैं और उनकी यह आशा विष्णु प्रसाद जी से एक बार कहने में ही पूरी होने वाली थी। कविता ने उनसे कहा, मम्मी, यह तो आपने बढ़िया किया, मौके पर ही बात कह दी, और देखिए इससे कितना बड़ा फायदा हुआ। आपको तो यह भैया को भी बताना नहीं पड़ेगा। दोनों माँ बेटी खुश हो रही थी। विष्णु प्रसाद जी ने अगले दिन उनके घर 40,000 पहुंचा दिए और उसका इंतजाम उन्होंने कैसे किया था यह बात राधिका को भी पता नहीं थी, बल्कि राधिका तो 40,000 के विषय में ही कुछ नहीं जानती थी। दरअसल विष्णु प्रसाद जी ने अपनी पत्नी की सोने की चैन को गिरवी रख दिया था, जो उनकी माँ की निशानी थी। उनकी पत्नी ने कहा, इस बार तो आपने उनकी मांग पूरी कर दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि
वह शादी होने तक ऐसी और मांग रख दी जो हम पूरा ना कर सके। विष्णु प्रसाद जी तो पहले ही चिंता में थे और इस बात का एहसास उन्हें भी हो रहा था। शादी में 10 दिन बाकी थे और शारदा जी ने उन्हें फोन करके अपनी मांग बताना शुरू कर दिया था। कभी फोन पर वह मेहमानों के स्वागत की बात करती तो कभी बारात के खाने के बारे में बात करती। उन्होंने विष्णु प्रसाद जी से मेहमानों को दिए जाने वाले उपहार के बारे में भी पूछा और साफ साफ कह दिया, विष्णु प्रसाद जी, हमें दहेज तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेहमानों को उपहार और स्वागत में कमी भी नहीं रहे। हमने सारे जीवन में इज्जत ही कमाई है, बस आप उसे डूबने मत दीजिएगा। विष्णु प्रसाद जी की पत्नी यह बात जान चुकी थी और उन्होंने अपने पति से कहा, हमने भी तो जीवन में इज्जत ही कमाई है, भला हम उसे डूबने क्यों देंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या यह इज्जत पैसे से ही बच सकती है? इसके लिए क्या हमें पानी की तरह पैसा बहाना होगा जो हमारे पास है ही नहीं। विष्णु प्रसाद जी सोच में पड़ गए थे। समझ नहीं पा रहे थे कि कम खर्चे में शारदा जी के अनुसार ये सब कैसे किया जाए। उन्होंने बेटी के नाम पर जो पैसे रखे थे उससे कुछ गहने कम बनवाए और उस पैसों को स्वागत की तैयारी में लगा दिए। उन्होंने अपनी तरफ से बेटी के लिए दान दहेज भी रखा था, क्योंकि बहू वह जानते थे कि यह समाज भले खुले मुंह से दहेज ना मांगे, लेकिन रिवाजों के नाम पर दहेज मांगने से पीछे नहीं हटता है। उनके दरवाजे पर बारात आ चुकी थी और वह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनकी पत्नी सुषमा जी हर एक मेहमान का स्वागत तिलक और लिफाफे में शगुन देकर कर रही थी और विष्णु प्रसाद जी हर एक को शॉल उड़ाकर सम्मान दे रहे थे। अब तक शारदा जी को सब ठीक लग रहा था और यह देखकर विष्णु प्रसाद जी का डरा हुआ मन थोड़ा संतुलित था। अंश के स्टेज पर बैठने के बाद जैसे ही राधिका को स्टेज पर लाया गया तो उन्होंने विष्णु प्रसाद जी से कहा, विष्णु प्रसाद जी, आप इतनी बड़े जूते के शोरूम के मालिक हैं, आपको तो दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए था। आखिर यह आपकी इकलौती बेटी है और शादी बार बार नहीं होती। विष्णु प्रसाद जी बेचारे यह सच बता ना सके कि वह तो से जूते के शोरूम पर एक मामूली नौकर हैं। राधिका को स्टेज पर बैठाया जा चुका था और शारदा जी विष्णु प्रसाद जी से बात कर रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आया और उसने कहा, अंकल जी, हमारे मालिक तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने यह शगुन भेजा है। शारदा जी उसे कहते सुनकर सन्न रह गईं। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखा तो उन्हें याद आ गया कि यह लड़का उस शोरूम का काम करता है जो विष्णु प्रसाद जी का है। लेकिन यह किस मालिक की बात कर रहा है? विष्णु प्रसाद जी उसके अचानक आने से सकपका गए थे। वह चाहते थे कि लड़का जल्दी से चला जाए, लेकिन जैसे ही विष्णु प्रसाद जी ने उसे खाना खाने के लिए कहा और वह जाने लगा तो शारदा जी ने उसे रोककर कहा, सुनो, तुम तो शोरूम पर काम करते हो ना, क्योंकि तुम कौन से मालिक की बात कर रहे हो? शगुन किसने भेजा है? उस लड़के ने तुरंत कहा, माता जी, मैं तो अपने मालिक की बात कर रहा हूँ, जो हमारे शोरूम के मालिक हैं। हम जिनके यहाँ काम करते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लिफाफा देकर कहा था कि मैं इसे अंकल जी को दे दूं। शारदा जी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इस भरी सभा में विष्णु प्रसाद जी से क्या कहें। उन्होंने विष्णु प्रसाद जी को अकेले में आने का इशारा किया। इधर विष्णु प्रसाद जी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी बेटी की शादी का मौका था और अब इतनी बड़ी बात होने से उसमें खलल पड़ सकती थी। अब वह सोच रहे थे कि उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था और उन्होंने छुपाकर गलत किया। वह शारदा जी के पीछे पीछे एक कमरे में गए, जिसका दरवाजा शारदा जी ने उनके आते ही बंद कर लिया और जोर से चिल्ला कर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की? दुकान पर एक मामूली नौकर हो और मेरे सामने मालिक बने रहे। इतना बड़ा झूठ बोलकर हमको फंसा लिया। विष्णु प्रसाद जी ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा कि उन्हें नहीं पता था कि शारदा जितनी बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वह दुकान पर एक नौकर है और तनख्वाह पर काम करते हैं। बेचारी शारदा जी को समझाते समझाते रोने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब इस स्थिति को कैसे संभाले। शारदा जी ने उन्हें धोखेबाज का तमगा देकर साफ साफ कह दिया, अब अगर उन्हें यह शादी बचानी है तो अभी 2 लाख देने होंगे, वरना बारात लौट जाएगी। विष्णु प्रसाद जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने परिवार को मुसीबत में फंसा लिया है।
इतनी जल्दी 2 लाख का इंतजाम कैसे हो सकता है? उन्होंने अपनी पत्नी को अकेले में बुलाया और सारी बात बताई। उनकी पत्नी सुषमा जी भी उन पर नाराज होने लगी। आपको उनकी गलतफहमी समय से दूर करनी चाहिए थी। विष्णु प्रसाद जी ने कहा कि अगर मैं सच बता देता तो यह रिश्ता टूट जाता और समाज में क्या इज्जत बचती। रिश्ता टूटने से बेटी के ऊपर एक दाग लग जाता। लोग तो हमारी राधिका में ही कमी निकालते। बस यही सब सोचकर मैं उन्हें सच नहीं बता पाया। बेचारी सुषमा जी उनके इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने उनसे कहा कि आप अभी के अभी किसी से बात करके घर को गिरवी रख दीजिए। 2 लाख हम कमा कर उतार देंगे, लेकिन कम से कम अभी ये विवाह सही से हो जाए। विष्णु प्रसाद जी कमरे में बैठे अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाते रहे। कितने लोगों को फ़ोन करने के बाद उनके एक दोस्त ने फ़ोन उठाया और विष्णु प्रसाद जी ने तब उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने विष्णु जी की तुरंत मदद करने के लिए हामी भर दी। कुछ देर में विष्णु प्रसाद जी के पास पैसे आ गए और उन्होंने बाहर बैठी शारदा जी को जैसे ही पैसे ले जाकर दिए तो शारदा जी ने कहा, क्या बात है विष्णु प्रसाद जी, आपने 1 घंटे में 2 लाख का इंतजाम कर दिया। आपको तो मानना पड़ेगा, अब यह शादी एक समझौते की तरह हो गई थी। इसके बारे में अंश और राधिका दोनों ही नहीं जानते थे। राधिका जब विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची तो उसे इस बात ने हैरान कर दिया कि दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए कोई नहीं था। बाहर खड़े रहकर अंश ने अपनी बहन को फोन लगाया तो उसने कहा, ऐसे ही आ जाओ अंदर। उसकी बात सुनकर हैरान था। उधर जब कविता ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बताओ अब क्या करना है, आपकी बहू तो बाहर आकर खड़ी हो गई है और बेटा बाहर से ही फोन कर रहा है, तो शारदा जी ने विष्णु प्रसाद जी को फोन लगाया। विष्णु प्रसाद जी, मैं आपके धोखे के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताई और आप चाहते हैं कि मैं किसी को ना बताऊं और आपकी बेटी इस घर में अच्छे से रहे, तो शाम तक 50,000 भिजवा दीजिए, नहीं तो अभी आपकी बेटी दरवाजे पर ही खड़ी है, कोई उसका स्वागत नहीं करेगा। विष्णु प्रसाद जी फोन पर ही रो पड़े और बोले, समधन जी, आपकी भी तो एक बेटी है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास जो था मैं इस विवाह में लगा चुका हूँ। आपको 2 लाख भी मैं कर्ज ही लेकर दिए हैं। आपने तो कहा था कि 2 लाख के बाद सब ठीक होगा, लेकिन अब प्लीज ऐसा मत कहिए। शारदा जी ने कहा, धोखेबाजी तो आपने की है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने कल यह तो नहीं कहा था कि 2 लाख में आपकी बेटी का स्वागत भी हो जाएगा। विष्णु प्रसाद जी शारदा जी की बात सुनकर हैरान थे और रो भी रहे थे। साथ में बैठी सुपत्नी सुषमा जी उनकी पीठ सहला रही थी। विष्णु प्रसाद जी ने उनसे कहा कि मैं शाम तक कैसे भी करके 50,000 आप तक पहुंचा दूंगा। शारदा जी इसके बाद आरती की थाली सजाकर बाहर ले गईं और राधिका का तिलक करके उसका स्वागत किया। कविता ने अंदर जाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी कुछ देर पहले तो आप शांत बैठी हुई थी, फिर अचानक क्या हो गया जो बहू का स्वागत करने पहुंच गई? कहीं नहीं नई बहू से लगाव तो नहीं हो गया? यह सुनकर शारदा जी ने सारी बात अपनी बेटी कविता को बताई और कहा, अब तू देखना कैसे इसके बाप को एटीएम मशीन बनाती हूँ। उधर विष्णु प्रसाद जी कर्ज तले पहले ही दब चुके थे और अब शाम तक 50,000 का इंतजाम भी करना था। विष्णु प्रसाद जी के पास अब बेचने को भी कुछ नहीं था। अपना मकान तो पहले ही लाख के बदले गिरवी रख चुके थे। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, उनकी घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने बेटे के लिए रखे थोड़े से पैसे भी शारदा जी को दे दिए। उधर राधिका को शाम तक किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा था और अंश तो दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। राधिका अपने कमरे में ही बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि कोई तो उसके पास खाना लेकर आएगा। फिर रात को राधिका के पास कविता थाली में खाना लेकर आई, लेकिन राधिका देखकर हैरान रह गई कि उस थाली में खिचड़ी थी। उसे तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नई बहू को खिचड़ी कौन खिलाता है, ऐसे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। बेमन से थोड़ी सी खिचड़ी खाकर वह सो गई। शारदा जी मेहमानों की विदाई करती रहीं और अगले दिन शाम तक सारे मेहमान चले गए। राधिका हैरान थी कि उससे कोई बात नहीं कर रहा था। सबके जाने के बाद शारदा जी ने राधिका से रसोई में मीठा बनाने को कहा। कविता ने कहा, खीर बना लो, तो शारदा जी ने कहा, नहीं हलवा बना लो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो उसे अंश ने कहा, ऐसा करो तुम खीर ही बना लो। राधिका ने खीर ही बना ली, लेकिन उसके साथ शारदा देवी ने खाते वक्त जैसे ही खीर देखी उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा, अभी आए कुछ घंटे नहीं हुए इस लड़की ने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। मैंने तो हलवा बनाने को कहा था। तो राधिका ने धीरे से कहा कि मम्मी जी, दीदी ने खीर बनाने को कहा था। यह बात सुनते ही शारदा जी और भी गुस्से से भर गईं। तेरे घर में राशन क्या तेरा बाप रख कर गया है? इतनी सारी दूध की खीर बनाकर रख दी, और इस खीर का रंग तो देखो, दूध में चावल ही डालने होते तो मैं नहीं कर देती। बाप तो धोखेबाज है ही, बेटी के चाल चलन भी ऐसे ही हैं। राधिका अपने पिता के लिए धोखेबाज सुनकर सन्न रह गई। वह जानना चाहती थी कि उसकी सास ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अभी आए एक ही दिन हुआ था। उसने ये बात अकेले में अंश से पूछी, लेकिन अंश अभी कुछ नहीं जानता था। फिर तो शारदा जी रोज ही राधिका को उसके पिता के नाम पर ताने देने लगी, और एक हफ्ते बाद उसको यह भी पता चल गया कि उसके साथ ऐसा क्यों कह रही हैं। उसकी ननद कविता जरा सा काम बिगड़ जाने पर उससे कहती, तूने अपने घर में देखा ही क्या है, तेरे बाप की तो औकात ही नहीं थी, तभी तो झूठ बोलकर शादी की। राधिका मन ही मन इन बातों से दुखी होती थी और कमरे में छुप छुप कर रोती थी। उसने अंश से भी कहने की कोशिश की, लेकिन अंश ने साफ कह दिया, यह मेरी माँ और बहन है, मैं इनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और वैसे भी तुम्हारे पिता ने धोखा ही तो किया है। शुक्र करो मेरी माँ ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि यह शादी ही होना मुश्किल हो जाती। यह बात सुनकर तो राधिका की अंश से भी उम्मीद खत्म हो रही थी कि वह कभी उस पर होते अत्याचार के खिलाफ बोलेगा या नहीं। उधर उसके पिता विष्णु प्रसाद जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, क्योंकि शारदा जी आए दिन उन्हें झूठ के बदले ब्लैकमेल करने लगी थी। वह उनसे साफ कहती थी, आपकी बेटी का सुख इस झूठ को छुपाने में ही है, लेकिन इसे छुपाने के लिए आपको कीमत तो देनी ही होगी। जबकि राधिका सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन अपने पिता के सामने मुस्कुराती थी। वह अब तक अपने घर अपने पिता से मिलने एक ही बार गई थी। वह हर बार ससुराल की जिम्मेदारियां का बहाना बना देती थी, जबकि जब भी राधिका अंश से कहती कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, तभी उसकी माँ कहती, अपने घर क्यों जाना है? इसीलिए ही ना, ताकि तू हमारी बुराई वहां जाकर कर सके। तुझे शर्म नहीं आती अपने ससुराल के बारे में ऐसी बातें करने में? राधिका बार बार कहती कि नहीं मम्मी जी, मुझे तो बस माँ की याद आ रही है, लेकिन शारदा जी उसे ताने दे देकर इतना रुलाती थी कि राधिका जाने के लिए स्वयं ही मना कर देती थी। इतनी चिंताओं के तले दबकर एक दिन राधिका के पिता विष्णु प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही राधिका की माँ ने फोन करके राधिका को यह खबर दी, तो राधिका जोर जोर से रोने लगी। तो शारदा जी ने राधिका से कहा, अरे किसके लिए रो रही है? तेरा बाप तो आदमी ही धोखेबाज था, और वैसे भी ससुराल जाकर लड़की का मुंह अपने माता पिता से खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। राधिका को अंश उसके घर ले गया और अंतिम संस्कार का कार्य पूरा होने के बाद रात को ही घर चलने के लिए कहने लगा। राधिका अपनी माँ को संभालने के लिए वहीं रुकना चाहती थी, लेकिन अंश ने कहा, तुम्हें अपनी ससुराल का कोई ख्याल नहीं है। जो लोग जीते जागते हैं उनका कोई ख्याल नहीं है तुमको। राधिका की माँ ने यह सुनकर राधिका को घर जाने के लिए कहा। राधिका का भाई जो अभी 16 साल का था, वह दीदी से लिपट कर रो रहा था। बेचारी राधिका खुद को उससे छुड़ाकर अंश के साथ वापस चली आई। रात भर राधिका अपने पिता को याद कर रोती रही। उसने खाना भी नहीं खाया और किसी ने उससे पूछा भी नहीं। पति होने के नाते अंश का उस पर ध्यान तक नहीं गया। अगले दिन राधिका बिस्तर पर बुखार से तड़प रही थी, इस कारण सुबह उठ नहीं पाई। कविता ने कमरे में आकर जोर से चिल्लाकर कहा, मम्मी देखो, यह महारानी तो अभी तक सो ही रही हैं। भैया तो ऑफिस के लिए तैयार भी हो गए। बाप मर गया, लेकिन हमारे लिए यह ड्रामा छोड़ गया। राधिका उठकर बैठ गई थी और कविता के शब्दों से दुखी होकर अपने आंसू पोंछने लगी। कविता ने उसे ऐसे रोते देखकर कहा, देखो मम्मी, सुबह सुबह यह हमारे घर में मनहूसियत फैला रही है। इसका रोने का ड्रामा बंद ही नहीं हो रहा है। शारदा जी गुस्से में तिल मिलाते हुए कमरे में आई और बोली, तेरे आंसू मैं निकलवाती हूँ। अभी तेरा रो रो कर दिल नहीं भरा ना? चल उठ यहाँ से।
यह कहकर शारदा जी राधिका को खींचते हुए उसे कमरे से बाहर लाईं और दरवाजे तक लाकर कहा, जा अपने उस मरे हुए बाप के घर, जब रो कर दिल भर जाए तब आ जाना, लेकिन गारंटी नहीं है कि यहाँ एंट्री मिलेगी। राधिका अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मैं अब नहीं रोऊंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मेरी मम्मी तो इस खबर से ही मर जाएगी। राधिका काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी अपनी सास के हाथ जोड़ती रही। उसके बाद शारदा जी ने कहा, खबरदार जो अब रोई तो चल अब रसोई में जाकर आलू के पराठे बना। राधिका को बात बात पर औकात दिखाई जाती थी। कविता सीधे उससे हैसियत की बात करती थी और उसे नीचा दिखाती थी। अंश को उसका पति होकर भी इन बातों से कोई मतलब नहीं था। शारदा जी रोज राधिका से कहती, तेरे बाप को पैसा ना देना पड़े इसीलिए चला गया और हमारे गले यह हड्डी छोड़ गया। शारदा जी बात बात पर कहती कि इससे तो अच्छा मैं आज ही अंश की दूसरी शादी कर दूं। जब शादी को 1 साल होने को आया तो शारदा जी ने कहा, ना तो तू बच्चा पैदा कर सकी और न ही पैसा ला सकी। जाने कौन सी घड़ी में ये मनहूस मुझे पसंद आ गई थी। एक दिन जाने क्या हुआ कि शारदा जी ने राधिका से कहा, हम लोग 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुझे अपने घर जाना है तो चली जा, लेकिन ध्यान रहे हमारे आने तक वापस आ जाना। राधिका मन ही मन इस बात से खुश हो गई। बहुत समय बाद उसे घर जाने दिया जा रहा था। उसने अंश से घर छोड़ने को कहा तो कविता ने कहा, 1 साल हो गया और अब भी नई नवेली दुल्हन बनी हुई हो, खुद क्यों नहीं चली जाती। कविता की ऐसी जली कटी बातें सुनकर राधिका चुप रह गई और अपने कपड़े एक बैग में लेकर घर चली गई। 3 दिन में राधिका ने अंश को एक बार फोन भी लगाया, लेकिन अंश ने उसका फोन नहीं उठाया। राधिका को तो यह भी नहीं पता था कि यह लोग कहाँ गए हैं। 3 दिन बाद राधिका जब वापस आई तो उसकी सास ने कहा, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह है, तू यहाँ से निकल जा। राधिका के बहुत रोने और गुहार लगाने के बावजूद भी उसकी सास ने उसे अंदर नहीं आने दिया। यहाँ तक कि जब उसने अंश को पुकार कर आवाज़ लगाई तब अंश ने भी बाहर आकर यही कहा, माँ ठीक कह रही हैं, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, साइन कर देना। राधिका अंश के मुंह से यह बात सुनकर हैरान थी। उसका पति उससे ऐसी बात कर रहा था। राधिका ने बिलख बिलख कर अंश से माफ़ी मांगी, लेकिन उसे किसी ने अंदर ही नहीं आने दिया। 2 घंटे तक दरवाजे पर बैठने के बाद राधिका अपनी माँ के घर वापस चली गई। उसकी माँ ने जब उसे वापस आते देखा तुम परेशान होकर बोली, बेटा वापस क्यों आ गई, अभी बोल आए नहीं क्या। तब राधिका ने रो रोकर माँ के गले लगकर सारी बात बताई। राधिका की माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा इसी सदमे में इस दुनिया से चले गए, अब मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। किस्मत तुझे एक और मौका दे रही है। अच्छा है उन्होंने तुझे खुद ही निकाल दिया और तू सही सलामत है। राधिका ने अपनी माँ की बातों पर गौर किया, तब उसे एहसास हुआ कि माँ सही तो कह रही है। उस घर में तो मुझे कोई सुख मिला ही नहीं, सबने मिलकर मुझे दुख ही दिया है, मेरी आत्मा को प्रताड़ित किया है। अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। राधिका ने मन ही मन खुद से यह वादा कर लिया था। अंश से तलाक होने के बाद उसने उस शहर को छोड़ दिया। अपने सोने के जेवर बेचकर उसने रहने का इंतजाम किया और खुद भी आगे पढ़ाई की। यह सब जारी रखने के लिए उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही उसे एक टीवी के शोरूम पर जॉब मिल गया। अब राधिका अपने कंधों पर अपने परिवार का बोझ उठाए हुए थी। उसकी माँ भी घर में सिलाई करने लगी थी, जिस घर के खर्चे में सहारा मिल जाता था। राधिका कॉलेज चल रहा था और भाई 12वीं के एग्जाम दे रहा था। कॉलेज होते ही राधिका ने बीएड कर लिया। इस तरह साल गुजरते गए और राधिका आगे बढ़ती गई। राधिका एक शिक्षक के तौर पर स्कूल में पढ़ाने लगी थी। साल गुजरे और 10 साल बाद राधिका एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त हो गई। आज उसका स्कूल में पहला दिन था और वह सारा कार्यभार संभाल ही रही थी कि एक महिला दंदनाते हुए उसके केबिन में घुस आई। इतनी जोर की आवाज़ से राधिका ने चौंक कर सामने देखा था, लेकिन सामने देखकर वह भौचक्की सी रह गई थी। सामने उसका गुजरा हुआ अतीत आकर खड़ा हो गया था, जो उसे उसकी हैसियत याद दिलाया करता था। सामने खड़ी महिला भी राधिका को देखकर हैरान थी, लेकिन लगातार प्रिंसिपल को बुलाने की बात कर रही थी।
जब उसे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यही प्रिंसिपल हैं तो उल्टे पांव केबिन से बाहर निकल गई। राधिका ने बाहर आकर उसे आवाज़ लगाई। राधिका की आवाज़ सुनकर उस महिला के पैर कांप गए। पीछे से राधिका ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हैसियत देखकर डर गई क्या? अब मुझे हैसियत का ताना नहीं मारेगी। आपको तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है। यह सुनकर वह औरत आंखों में आंसू लिए राधिका को देखने लगी। वह औरत और कोई नहीं बल्कि राधिका की ननद कविता थी। राधिका इतना कहकर अपने रूम में वापस जा चुकी थी और कविता भी उसके रूम में वापस लौट गई थी। राधिका ने उसे अंदर देखकर कहा, मुझे पता था आप लौट कर आएंगे। मुझे देखकर सोच तो रही होंगी कि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी तक कैसे पहुंच गई। मन तो कर रहा है आज आपसे आपकी औकात पूछ लूं। कविता ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए राधिका से कहा, राधिका हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम लोग 3 दिन के लिए भैया की सगाई करने गए थे और हमने तुम्हें नहीं बताया था। इस लड़की के भाई से मेरा भी रिश्ता तय हो गया था। बहुत ही अमीर परिवार था और माँ को पसंद आ गया था। भाई को भी कोई परेशानी नहीं थी। सबको पता था तुम्हें एक बार निकाल देंगे तो तुम लौट कर नहीं आओगी और तलाक लेना भी आसान होगा। जल्दी जल्दी भैया की शादी सोनिया से हो गई थी और 1 महीने बाद ही मेरी शादी उसके भाई आकाश के साथ हो गई थी। लेकिन राधिका, सच तो यह है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस लड़की ने धोखे से हमारा घर अपने नाम कर लिया। उसने जो अपने माँ बाप बताए थे वह नकली थे और जिस लड़के को वह भाई बनाकर लाई थी वह भी फर्जी था। मेरे साथ 3 महीने रहकर वह लड़का बाहर नौकरी मिलने की बात कहकर चला गया और इधर सोनिया ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और हमें बाहर निकाल दिया। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। जो हमने तुम्हारे साथ किया हमें उसी का फल मिला था। इसके बाद कविता ने हाथ पकड़े हुए अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहा, यह उसी का बेटा है, लेकिन खून तो मेरा है ना। एक माँ पैदा किए बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। मेरा यही सहारा है। मेरे पास देने के लिए फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो टीचर ने इसे परीक्षा से बाहर निकाल दिया। तुम्हें प्रिंसिपल की हैसियत पर देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था अब तुमसे किस मुंह से मदद मांगूं। हम तुम्हारे गुनहगार हैं राधिका। अब किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांग समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ तो अब बीमार पड़ी हैं और सारा दिन बिस्तर पर खांसती रहती हैं। भैया का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। मैं भी घरों में बर्तन मांज कर किसी तरीके से गुजारा करती हूँ, इसीलिए समय पर बच्चे की फीस जमा नहीं कर पाती। राधिका का दिल बहुत कमज़ोर था, जो कविता की बात सुनकर नरम पड़ गया था। लेकिन राधिका को रह रहकर वह बातें याद आ रही थी जो कविता उसे सुनाया करती थी। कविता की इतनी बातें सुनकर राधिका खामोश खड़ी रही और बेबस कविता थोड़ी देर रोकर उसके केबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद राधिका बाहर आई, लेकिन उसे कविता नहीं दिखाई दी। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, जो मैडम अभी यहाँ से गई हैं, अभी वह गेट पर ही होंगी। उनसे कहो कि उनका बच्चा परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन फीस का इंतजाम जल्दी कर दें। बच्चे को क्लास में भेज दो। यह कहकर राधिका अपने केबिन में आई और अपनी आंखों को रोने से ना रोक सकी। उसने मन में सोचा, जिसका कोई नहीं होता, इसका बदला स्वयं भगवान लेता है। किसी का दिल दुखाए जाने का फल कभी अच्छा नहीं होता। उधर बाहर गेट पर कविता ने रिसेप्शनिस्ट के साथ अपने बच्चों को भेज दिया था और बहते आंसुओं के साथ घर चली गई थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।